फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एनोवा, जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है या एब्रिवेटेड जो फॉर्म होती है उसे हम एनोवा बोलते हैं। जो एनोवा है वो R.A. फिशर के द्वारा लाया गया था 1920 में। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो ये एनोवा टेक्निक थी ना, इसका जो यूज़ था नॉर्मली एग्रीकल्चर के केस में किया जाता था कि भाई एग्रीकल्चर में अगर हम किसी लैंड पे अगर हम अलग अलग प्रकार के सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो लैंड से यील्ड मिल रहा था ना उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें ना तो जो एनोवा है उसका यूज़ हर जगह हो रहा है। नेचुरल, सोशल, फिजिकल साइंस हर जगह पे यूज़ हो रहा है। जो ये जो टेक्निक होती है ना एनोवा, ये यूज़ की जाती है टेस्ट करने के लिए क्या, कि जो दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं जो हमने लिए हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम टेस्ट करके चलते हैं दो या दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन समझ के चलते हैं। ठीक है, जैसे वही जो अलग अलग प्रकार के सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जो अलग अलग प्लॉट पर लगाए गए हैं उनके बीच में क्या डिफरेंट रिलेशन है यील्ड के रिगार्डिंग। मतलब भाई अब अलग अलग आप रॉ मटेरियल लगा रहे हो अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में तो अलग अलग प्रकार का बनेगा। वैसे एक लैंड है उस पर आपने कोई और सीड्स लगाए हैं, दूसरे लैंड पे आपने दूसरे लगाए हैं, दूसरे प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं, तो उनसे जो रिटर्न मिलेगा वो भी डिफरेंट होगा। तो वही यहाँ पे हम चेक करके चलते हैं। तो मीनिंग में क्या बताया गया है, जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है वो एक टेक्निक है, किसकी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है कि यहाँ पे हम डाटा को स्टडी करके चलते हैं जो हमारी हेल्प करता है क्या करने में, जो टोटल वेरिएशंस आ रहे हैं ना अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर उसको समझने। मतलब जैसे हम दो या दो से अधिक ग्रुप के जो भी वेरिएबल्स थे उनको लेके चले, ठीक है, तो हम उनको अब समझ रहे हैं कि भाई उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हमने एक लैंड पे कुछ मटेरियल लगाए, एक लैंड पे हमने कुछ सीड्स लगाए, दूसरी में हमने दूसरे सीड्स लगाए। ठीक है, इस पे दूसरे फर्टिलाइजर, उस पे दूसरे, तो हम ये चेक करेंगे कि पहले लैंड से जो रिटर्न आ रहा है, जो यील्ड आ रहा है, और दूसरे लैंड से जो यील्ड आ रहा है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। उस चीज को एनालाइज करने को हमें क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा। क्योंकि वेरिएंस क्या होता है कि आप जो स्टैंडर्ड सेट करके चले थे और आज एक्चुअल में जो आपको आउटपुट मिला है उनके बीच में जब हम कंपेयर करके चलते हैं जो डिफरेंस होता है वो हमारा वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, विचलन एक टाइप से हिंदी में अगर बोले तो। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं डिफरेंस अलग अलग जो ग्रुप्स हैं डाटा के उनके बीच में और उनकी होमोजेनी, भाई उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है उसकी कुछ अजम्पशंस होते हैं कि जिन्हीं की अगर वो अजम्पशंस पूरी होंगी वहीं पे ही हम एनोवा लगा सकते हैं, नहीं तो एनोवा अप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला है नॉर्मल पॉपुलेशन। ये माना जाता है कि जितनी भी पॉपुलेशंस हैं जहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। क्योंकि देखो पूरी पॉपुलेशन को तो हम एक टाइम पे स्टडी कर नहीं सकते, तो हम एक उसका पार्ट लेके चलते, एक सैंपल लेके चलते, तो ये मानते कि वो पूरी पॉपुलेशन एक है, इक्वल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इंडिपेंडेंस है सैंपल्स, कहते जो सैंपल हमने रेंडमली चूज किए हैं ना वो इंडिपेंडेंटली ड्रॉ किए हैं पॉपुलेशन से, और जितने भी सैंपल हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से रिलेटेड। सेम पॉपुलेशन वेरिएंस कहता है कि जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है ये माना जाता है वो इक्वल है। ठीक है, और वो अननोन है, मतलब इक्वल है, ये बात याद रख लेना चाहिए। कोई भी हो यील्ड कहीं से भी निकाल रहे हो आप, किसी भी लैंड का ले रहे हो, उनका जो वेरिएंस होगा हम ये यहाँ पे इक्वल मान के चलते हैं। एडिटिव कहता है कि जो सम ऑफ वेरिएंस होता है ना उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। कि एक टाइप से कहते हैं जो टोटल वेरिएंस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वेरिएंस जो सैंपल के अंतर्गत हो और वेरिएंस जो सैंपल के बीच में हो, उन दोनों का जो सम होता है वो हमारा टोटल वेरिएंस के इक्वल होता है। ठीक है, फिर बात आती है हमारी यूजेस की, या जो हमारा वेरिएंस होता है उसकी यूटिलिटी की। तो जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है उसके क्या यूजेस होते हैं। जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस उसका हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने में कि कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अलग अलग जो सैंपल्स है ना उनकी सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं। ठीक है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस किसके बीच में, जो अलग अलग जो सैंपल हमने चूज किए। क्योंकि देखो एक जो पॉपुलेशन होगी उसको पूरी को तो हम लेके नहीं चलते, तो हम क्या ड्रॉ करके चलते हैं, सैंपल, तो हम उन्हीं की हेल्प से चेक करते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि जो सैंपल हमने लिए हैं भाई वो सिग्निफिकेंट तो है ना, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है ना, सही तो है ना। तो जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो टेस्ट करता है
हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन लेके चलता है कि जो अलग अलग सैंपल्स लिए गए हैं वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं, एक दूसरे से होमोजीनियस है या एक दूसरे से डिफरेंट है, वो सब चेक करके चलता है। ये टेस्ट करता है कि जो अलग अलग वेरिएंस है दो सैंपल के वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, क्योंकि देखो अलग अलग सैंपल है उनके भी वेरिएंस आएंगे, उनके भी डिफरेंस आएंगे, तो हम उनको चेक करते हैं। स्टडी करता है होमोजेनिटी, मतलब होते हैं एक जैसा, ठीक है, कि जो अब हम 2 वे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सैंपल्स का तो उनके बीच में होमोजेनिटी है या नहीं, उस चीज़ को लेके चलते हैं। ये कोरिलेशन और रिग्रेशन को भी टेस्ट करके चलता है कि जो अलग अलग हम सैंपल लेके चल रहे हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, रिग्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लीनियर ऑफ रिग्रेशन भी समझ के चलते हैं, जो एक लाइन होती है ना, लाइन ऑफ रिग्रेशन, वो भी समझ के चलते हैं। अब बात आती है कि जो वेरिएंस हम समझ के चलते हैं एनोवा वाला, उसमें क्या टेक्निक यूज करके चलते हैं। तो दो ही टेक्निक होती है, एक तो 1 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे। तो 1 वे जहाँ पे हम सिर्फ एक ही ग्रुप में बांट के चले, जहाँ पे एक ही फैक्टर को कंसिडर करके चलो। 2 वे जहाँ पे एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो 1 वे क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जिसमें डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं सिर्फ एक ही फैक्टर के बेस पे, एक ही क्राइटेरिया के बेस पे। एग्जाम्पल के लिए जो एक प्लॉट है वहां से जो हमें रिटर्न मिल रहा है, हमने उसको किसके बेस पे क्लासिफाई किया है, जो उसके बीज हैं या उसके जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके बेस पे ही किया है, ठीक है। मतलब 1 वे क्लासिफिकेशन के सिर्फ एक ही फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। फिर जो 1 वे क्लासिफिकेशन होता है उसको निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और कोडिंग। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस सेट करके चलते हैं, मतलब ये मान लेते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन है ना, जहाँ जो हमने सैंपल से ड्रॉ की है, तो वो है ना इक्वल है, मतलब उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जितने भी सैंपल्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सारे इक्वल है। दूसरा, वेरिएंस निकालते हैं सैंपल्स के बीच में। तो सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में पहले मीन निकाल लेते हैं। अलग अलग सैंपल का हमने मीन निकाला, मीन निकालने के बाद उसका कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। कंबाइंड मीन निकालने के बाद उनका डिविएशंस निकालते हैं, डिविएशन निकालने के बाद उसका डिविएशन का स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर निकालने के बाद उसको उनके जो भी फ्रीडम होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, K-1, क्योंकि K क्या होता है यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सैंपल है, 1 है 2 है 3 है, वो उनसे एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने फॉर्मूला दिया कैसे हम निकालते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, पहले तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना हमारा वेरिएंस रेशियो का, जिसको हम F टेस्ट भी बोलते हैं, वो हमारा होता है वेरिएंस बिटवीन सैंपल और वेरिएंस विद इन सैंपल। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। फिर हम निकाल लेते हैं वेरिएंस विद इन सैंपल्स, ठीक है, तो जिसका ये फॉर्मूला होता है। निकालने के बाद क्या करते हैं, वेरिएंस बिटवीन सैंपल को हम वेरिएंस विद इन सैंपल से डिवाइड कर देते हैं, वहां से हमारा वेरिएंस आ जाता है, नोवा आ जाता है, मतलब एफ टेस्ट रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है, लेकिन क्या होता है कि ये निकालने के बाद हम इसकी टेबल में वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये टेबल की वैल्यू से कम होता है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर देते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था कि 3 वेराइटीज है A B C और ये 5 प्लॉट है। यहाँ पे हमें डाटा दिया है जो इल्डा है वहां से, तो क्या बता रखा है कि सेटअप करना है हमें क्या, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये बता रखा है कि हमें किस रेशियो पे, क्योंकि जो टेबल वैल्यू वो किसने पे लेनी है, ठीक है, 5% पे लेनी है, 3% पे लेनी है, वो सारा दे रखा है। तो हम इसको अब निकालते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस सेट किया कि जो भी रिटर्न मिल रहा है तीनों सैंपल से वो हमारा इक्वल है, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3। तो अब हम मीन निकालते हैं, तो हम करते क्या है, मीन निकालने के लिए हम उसको सम करते हैं और उसको जितने भी नंबर ऑफ टर्म होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने x का टोटल किया, x2 का किया और x3 का किया। फिर क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए ये नंबर हमारे 5 थे प्लॉट्स के, तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले x का भी मीन आया, फिर x2 का मीन, फिर x3 का, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 सैंपल हैं, x1 x2 x3। तो अब क्या करते हैं, ग्रांड मीन निकालते हैं, इन तीनों का एक मीन निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, जो तीनों का मीन था वो जो मतलब टोटल करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक ही मीन निकालने के लिए। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया मीन का प्रोसेस। फिर बात आती है वेरिएंस निकालते हैं सैंपल के बीच में। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिविएशंस निकालते हैं। तो डिविएशंस कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये हमारा x था, ये हमारा x2 था, ये हमारा x3 था, ये तो हम निकाल चुके, और इनका मीन भी निकाल लिया, x1 का भी मीन, x2 का भी मीन, x3 का मीन। अब क्या करते हैं, जो x1 था हमारा पहला सैंपल था, उससे उसका मीन घटा देते हैं, वो उसका डिविएशन आ जाता है। ऐसे ही x2 वाले का, ऐसे ही x3 वाले का। फिर क्या कर देते हैं, उनका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर आने के बाद उनका सम कर लेते हैं। अब इनका स्क्वायर मतलब जो हमारा डिविएशन था वो आ गया, उनका हमने सम कर लिया। जो डिविएशंस आए हैं, इनके स्क्वायर का जो डिविएशंस आए हैं, इनकी हम जितने नंबर ऑफ प्लॉट थे n1 थे उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां से हमारा आ जाता है SSB, ठीक है।
ये आने के बाद क्या होता है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। सैंपल तो 3 ही थे ना, x1 x2 x3, उसमें से हमने एक घटा दिया तो वहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब हम बिटवीन सैंपल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमने निकाला था SSB, हमारा जो भी डिविएशन था सैंपल्स का, उससे हम मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से, आ गया हमारा 20। अब निकालते हैं हम जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसकी हेल्प से वेरिएंस विद इन सैंपल्स। अब बिटवीन सैंपल तो हमने निकाले, विद इन सैंपल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली जो हमने डिविएशंस निकाले थे उनका सम कर लेते हैं और उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं। फिर जो एनालिसिस जो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बिटवीन सैंपल को विद इन सैंपल से डिवाइड कर देते हैं, वहां से हमारा आंसर आ जाता है। इसको हम टेबल में चेक करते हैं कितने पे, ये हमें दे रखा था कि हमें इसको 5% पे मतलब 0.05 पे चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू कितने से ज़्यादा हो उससे टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट कर देंगे और कम हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बात आती है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड वहाँ पे सुटेबल होता है जहाँ पे भाई पॉइंट वगैरह की बात आ जाए, जहाँ पे डाटा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं कर पाते। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, नॉर्मली हमें ना सिंपली हमें उनको सैंपल्स को जोड़ना है, फिर सैंपल्स का नॉर्मली स्क्वायर करना है। जबकि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले तो सैंपल जोड़ रहे थे फिर मीन निकाल, जबकि यहाँ पे सैंपल को नॉर्मली जोड़ना है फिर उनके स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके भी जोड़ना है, ठीक है। फिर कोरिलेशन फैक्टर निकालना है, तो कोरिलेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जो स्क्वायर था ना जो भी हमारा आया था उसको हम नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर बात आती है क्या निकालेंगे हम, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, कि जितने भी हमने स्क्वायर किए थे इनका सम लेंगे, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने कोरिलेशन फैक्टर निकाला था वो घटा देंगे, ठीक है। फिर बात आती है फोर्थ स्टेप में क्या कर देते हैं, हम सम स्क्वायर निकालते हैं अलग अलग जो भी सैंपल्स थे उनके बीच में। फिर सम स्क्वायर निकाल देते हैं सैंपल के बीच में, वहां पे जैसे निकाल रहे थे ना बिटवीन सैंपल विद इन सैंपल, वैसे यहाँ पे निकालते हैं। फिर निकालने के बाद वही वेरिएंस टेबल में उसको चेक करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं सिग्निफिकेंट भाई उससे ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो देखो ये हमें दे रखा था, यहाँ पे हमने नॉर्मली इनको जोड़ा, फिर इनका ऐसे स्क्वायर किया और स्क्वायर करके भी इनको हमने ऐड कर लिया। अब पहले तो टोटल निकालेंगे, टी टी क्या होता है, जो भी हमारा नॉर्मल x1 x2 और x3 था उनका जो सम था उनका जोड़, ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। फिर कोरिलेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करें, ये हमारी 5 टर्म है एंड इससे हम इनका जो सम था तीनों का वो उससे डिवाइड कर देंगे। कोरिलेशन फैक्टर आने के बाद क्या करते हैं, हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर करते हैं, जो भी स्क्वायर थे उनका सम करेंगे, ये आ गया। अब क्या करना है, हम निकालेंगे बिटवीन सैंपल। बिटवीन सैंपल के लिए जो अलग अलग स्क्वायर था उनको उनके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे और उसमें से जो कोरिलेशन फैक्टर निकाला था वो घटा देंगे। फिर हम निकालते हैं विद इन सैंपल। विद इन सैंपल के लिए क्या करेंगे, जो हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला था उसमें से जो हमने बिटवीन सैंपल निकाला है उसको लेस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमारा एफ रेशियो आ जाएगा। फिर एफ रेशियो की वैल्यू को टेबल में चेक करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। फिर कोडिंग मेथड होता है, ये वहाँ पे सुटेबल हो जाते हैं जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और टीडियस हो जाता है, वहाँ पे ये मेथड हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे ही बता रखा है कि ये हमें डाटा दे रखा था और फिर इसने उसी मेथड का यूज़ करा। मोस्ट ऑफ तो ये हमारा जो शॉर्टकट मेथड था उससे मैच करता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब बात आती है टू वे क्लासिफिकेशन की, कि जब हम टू वे क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे निकालते हैं, सॉरी। तो टू वे क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम डाटा को 2 फैक्टर के अकॉर्डिंग बांटते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको हम समझ रहे हैं, एक तो वर्कर्स के रिगार्डिंग एक मशीन के रिगार्डिंग, की वर्कर्स से हम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या आ रहा है और मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले कोडिंग मेथड का हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। फिर दूसरा हम कोरिलेशन फैक्टर निकालते हैं जैसे हमने पीछे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड में। फिर ये निकालने के बाद टोटल सम करेंगे स्क्वायर्स का, ठीक है, उसमें से कोरिलेशन फैक्टर घटा देंगे। फिर सम ऑफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स और रो का यूज करते हैं, बिटवीन कॉलम्स, ठीक है, और फिर रो, ये हम इनका सम कर देते हैं। फिर रो के बीच में करेंगे और फिर सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे जो भी रेजिडुअल वैल्यूज बच गए उसके बीच में। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए सैंपल्स का यूज नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए कॉलम और रोज का यूज किया जाता है और फिर उनकी जो भी रेजिडुअल होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम है ना कॉलम और रोज का बेस लेके चलते हैं, ठीक है। तो एनोवा टेबल ये जैसे हमें दिखा रखी है कि हमें कैसे निकालना है, बिटवीन रो और कॉलम और बिटवीन रोज निकालना है, रेजिडुअल निकालना है और फिर उसको एफ रेशियो निकालने के लिए हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन वही टेबल में हम उसको चेक करते हैं, अगर एफ ग्रेटर होता है टेबल वैल्यू से सिग्निफिकेंस से तो देखते हैं या उससे कम होता है, ठीक है। तो हम अगर वो ज़्यादा होता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और कम होता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मशीन दे रखी है XYZ और वर्कर्स दे रखे ABC और यील्ड बता रखा है। तो अब यहाँ पे हम टू वे क्लासिफिकेशन का यूज़ कर देते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको टू वे फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करने के लिए वही x1 का टोटल, x2 का, x3 का, फिर यहाँ पे रो का भी टोटल करते हैं, मतलब इन सभी का टोटल, इन सभी का टोटल, इन सभी का रो के बेस पे भी निकाल कॉलम, और यहाँ पे कॉलम है तो कॉलम का टोटल, क्योंकि रो हमारी ऐसे जो ओरिजेंटल है ना वो लाइनें होती हैं और कॉलम हमारी वर्टिकल लाइंस होती है। तो यहाँ पे हमने कॉलम का भी टोटल कर लिया और रो का भी टोटल कर, फिर एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का, x3 का स्क्वायर निकाल लिया। अब टी निकालने के लिए क्या, वही इन सभी तीनों का टोटल करेंगे, x1, x2 और x3 का, वो हमने ऐड कर लिया। ये करने के बाद हमें क्या करना है, वही हम कॉमन फैक्टर निकालते थे वो निकालेंगे। उसको निकालने के लिए क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 9 हो गई, ठीक है, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, उनसे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। अब फिर इसका हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्क्वायर निकाले थे उनका एडिशन करेंगे, उसमें से ये फैक्टर घटा देंगे, ठीक है। फिर हम निकालते हैं इसको कॉलम के बीच में। तो कॉलम के बीच में निकालने के लिए जो कॉलम्स का टोटल क्या था, उनको हम उनके जो नंबर ऑफ सैंपल्स 1 2 3 उनसे, मतलब मशीन लगा लो, वर्कर लगा, उनसे डिवाइड करते रहेंगे और उसमें से हमने जो TSS निकाला है वो लेस कर देंगे। फिर ऐसे ही रोज का ले लेंगे, 120, 184, 96 ये लेंगे और जितने नंबर थे हमारे, मतलब जो भी डाटा था x1, x2, x3 3 थे तो 3 से ही डिवाइड कर देंगे और उसमें से वही कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला था वो लेस कर देंगे। फिर वही लास्ट में जा करके हमें निकालना ही है क्या, सैम्पल बेस के लिए। तो उसको निकालने के लिए हम ये दोनों जो हमने निकालने हैं इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, कितनी नंबर ऑफ रोज थी, कितनी नंबर ऑफ कॉलम थी, वो निकालेंगे और फिर लास्ट में हमें F रेशियो निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे। ये निकालने के बाद हमें सिर्फ टेबल में इसको चेक करना है। तो ये हमारा नॉर्मल एनोवा था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस था। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।